आज की क्लास की शुरुआत हम रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एमपीटेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। यूनिट 16 हम डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। इससे पहले हमने एलिजाबेथन एरा, रेस्टोरेशन एज, इनके बारे में डिस्कस कर रखा है। एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उसको चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो को अभी तक वॉच आउट नहीं किया है, उसको जरूर एक बारी एग्जाम होने से पहले आप जरूर एक बारी रिवीजन जरूर करिए। चलिए बात करते हैं रोमांटिक एज ऑथर्स एंड देयर वर्क। रोमांटिक एरा की बात करते हैं, दैट इज द आर्टिस्टिक लिटरेरी इंटेलेक्चुअल मोमेंट था, स्पेशली एक मोमेंट था जिसमें नेचर पोइट्री, नेचर रिलेटेड लिरिक पोइट्री बहुत ज्यादा लिखी गई है। एंड इट वाज ओरिजिनेटेड इन यूरोप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के एंड में इसकी जो शुरुआत थी, ओरिजिनेशन था, वो हुआ है यूरोप में। और इंग्लिश लिटरेचर में इस टाइम पे जो भी वर्क्स लिखे गए हैं वो रोमांटिक एज से रिगार्ड किए जाते हैं, बिकॉज देयर वाज no kind of things to discuss, there are no seriousness you will found this type of poetry or this era of poetry, this time duration poetry, जो भी या poetry, prose work, whatever works had been written during this time, they were very romantic, they were very lyrical, they were very soft spoken works had been written by the writers, poets of this era. Especially अगर हम बात करते हैं तो poetry was the important genre of this time. अगर poetry का देखते हैं तो poetry का dominance था इस time duration में। important authors के बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे, तो सबसे पहले जो बात करते हैं obviously the great poet of the romantic age, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ known as the poet of nature, जाने जाते हैं worshipper of nature and the lake poet। ये इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इनको हम इन नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड हिम, एंड स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके पहले ही जस्ट हुआ था। रोमांटिक एज के राइटर्स जब लिखना स्टार्ट किया, या रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग माना जाता है लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से, तो उसके पहले ही जस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रांति हो चुकी थी फ्रांस में, दैट वाज 1789। और यहाँ पे था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड और जो इक्वलिटी की बात थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए राइटर्स इस टाइम के। और वही सेम चीज थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में। ही वाज आल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ही बिकेम द पोएट ऑफ लॉरिएट इन इंग्लैंड। पोएट लॉरिएट कब हुए थे उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा। और बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, तो उनको पोएट लॉरिएटशिप भी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। एंड ही वॉज द पोएट जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे या उनके एक तरीके से उनके प्रेज में कोई पोएट्री नहीं लिखी है, कोई पोएम कंपोज नहीं किया है। जबकि पोएट लॉरिएटशिप दिया जाता था तो उस पोएट को कुछ ना कुछ उस गवर्नमेंट के बारे में, उस जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में लिखना हुआ करता था उनके प्रेज में। उनका जो रूलिंग स्टाइल था या रूलिंग जो उनका एक तरीके से पैटर्न हुआ करता था, उस पे वो कुछ ना कुछ पोएट्री लिखा करते थे उनकी प्रेज में। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे पोएट थे जिन्होंने एक भी पोएट्री उनकी प्रेज में नहीं लिखी, इवन ही वॉज द पोएट लॉरिएट। तो पोएट लॉरिएट किस ईयर में बने हैं, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट राइटर्स उनके वर्क से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में आएगा। तो लिरिकल बैलेट्स, डैफोडिल्स, सैल्यूटरी रीपर, एक्सकर्सन, द प्रिलूड, रेक्लॉस, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें बहुत सी पोइट्रीज में है जिनका मेंशन नहीं है यहाँ पे इस क्लास में, क्योंकि हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ऑथर्स। उसके लिए आप विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड एंड स्क्रीन पे मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, वहां पे आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड उनके वर्क्स, उनकी एक डिटेल्ड बायोग्राफी हमने डिस्कस करी है। साथ ही साथ अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड वीडियोस भी आपको वहां पे मिलेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज की बात करते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज द आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। ये दोनों साथ में इन्होंने लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर ने। और दोनों ने 1798 में लिरिकल बैलेट जब पब्लिश करा है, उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है अपनी अपनी पोएम्स का, तो उसको बोला जाता है, उसको रिगार्ड किया जाता है कि दिस इज द फर्स्ट वर्क। इसी वर्क के पब्लिकेशन से रोमांटिक एरा का स्टार्टिंग होता है, ऐसा
बहुत से क्रिटिक्स मानते हैं, बहुत से जो लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं। आगे हम चलिए इनके सैमुअल टेलर कॉलरिज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं हम Samuel Taylor Coleridge was influential writer, poet, literary critic and philosopher of the age of romantic. रोमांटिक एज के फिलोसोफर हैं, पीरियड के फिलोसोफर, इन्फ्लुएंसर जैसा हमने बात किया। ही वाज आल्सो क्रिटिक, पोएट भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे हुए हैं इस टाइम पे। इसके साथ ही साथ ही वाज कॉल्ड द ओपियम ईटर, क्योंकि ओपियम का एडिक्शन था, अफीम का एडिक्शन था सैमुअल टेलर कॉलरिज को, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको ओपियम ईटर भी बोला जाता है। जैसे हमने वर्ड्सवर्थ के लिए पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर, लेक पोएट के नेम से जाना जाता है अगर सब टाइटल की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इनको ओपियम ईटर, एस.टी. कॉलरिज को ओपियम ईटर, द पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पोएट्री लिखी है उसमें सुपर नेचुरलिज्म का यूज करा है। आप एंशिएंट मैरिनर की बात करोगी, क्रस्टेबल, कुबला खान, ये सब इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने सुपर नेचुरल क्वालिटी रिलेटेड पोएट्री लिखी है। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज दी। आगे इनके वर्क की बात करते हैं, जैसा हमने बताया लिरिकल बैलेट्स कोलैबोरेशन वर्क था, तो ये जरूर मेंशन होगा। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इज द फर्स्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, क्रेस्टेबल, कुबला खान, डिजेक्शन एंड ओड नाइटिंगेल, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है, इनका क्या है, क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल वर्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है इनके सैमुअल टेलर कॉलरिज के। आगे लॉर्ड बेरॉन की बात करते हैं। 1788 से 1824 का टाइम ड्यूरेशन था लॉर्ड बेरॉन का। जॉर्ज गॉर्डन बेरॉन was called the rebel poet in England. He published his work Hours of Idleness, Juvenilia at the age of 19 की एज में ही इन्होंने Hours of Idleness लिखा हुआ है। His well-known वर्क्स की बात करते हैं। डॉन जॉन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क, एक एपिक वर्क है इनका। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क, ये ध्यान दीजिएगा। शी वॉक्स इन द ब्यूटी, आवर्स ऑफ आइडलनेस एंड हेवन एंड अर्थ, इंपॉर्टेंट वर्क्स है लॉर्ड बिरॉन के। ये आप इसको भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर के रूप में, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए। अगले इम्पॉर्टेंट जो पोएट हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पर्सी बिशे शेले, 1792 से 1822 का टाइम ड्यूरेशन था पीबी शेले का। पीबी शेले वाज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इनको हम रेवोल्यूशनरी पोएट भी बोलते हैं रोमांटिक एज के। और अगर बात करते हैं तो ही वाज द फाइनेस्ट पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज। लिरिकल पोएट्री जो लिखी है, अगर आप फाइनेस्ट लिरिकल पोएट्रीज की बात करोगे तो दैट वाज कंपोज्ड बाय पीबी शेले, रोमांटिक एज। चाहे आप ओड टू वेस्ट विंड की बात कर लो, यहाँ पे टू स्काईलार्क की बात कर लो, अडोनिस की बात करो, या नेसेसिटी ऑफ एथेंस, क्वीन मैप, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये सभी। इधर हमने इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करी, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द रोमांटिक एज, दैट इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स was called the poet of beauty, poet of beauty बोला जाता है जॉन कीट्स को। इसके साथ ही साथ poet of sensuousness भी बोला जाता है। sensuousness मतलब होता है एक जो पोइट्री में एक सेंसुअस क्वालिटी का यूज करना, उसको लिखते वक्त तो थोड़ी सी आपको पिक्चराइजेशन इस तरीके से उसको विजुअलाइज कराना कि आप सेंसुअसनेस फील करो, और इस तरीके की पोइट्री को उन्होंने लिखा हुआ है। ही वॉज मोस्ट फेमस for his sense of beauty and professionally known as the man of medicine. Man of medicine के नेम से जाने जाते हैं जॉन कीट्स। प्रोफेशनली अगर हम बात करते हैं, अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे, ओ टू नाइटिंगेल है, ओ टू साइके, ओ टू मेलांकली, ओ टू अटम या इजाबेला एंड लामिया। ओड पोइट्री बहुत लिखी है जॉन कीट्स ने अपने लिटरेरी करियर में, एंड इसलिए इनको ओड पोएट भी बोला जाता है, एंड ग्रीक पोएट भी बोला जाता है इनको। पोएट ऑफ ब्यूटी भी बोला जाता है। पोएट ऑफ ब्यूटी इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ग्रीक जो ट्रेडिशन, कल्चर, जो आर्ट लिटरेचर था, जो उसका एक फॉर्म है ग्रीक का, उसको अपनी पोएट्री में बहुत ब्रिलियंटली इन्होंने यूज करा है ओड के फॉर्म में, ओड पोएट्री लिखते वक्त। तो इसीलिए इनको ओड पोएट भी बोला जाता है, ग्रीक पोएट बोला जाता है, पोएट ऑफ ब्यूटी, पोएट ऑफ सेंसुअसनेस, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम ब्लेक के बारे में बात करेंगे। विलियम ब्लेक देखिए, थोड़ा सा अगर इनके बारे में पढ़ते हैं विलियम ब्लेक को एज अ रोमांटिक पोएट, तो ये प्रिकर्सर रोमांटिक पोएट था। जो रोमांटिक एरा के स्टार्टिंग की जो पोएट थे वो रिगार्ड किए जाते हैं, ट्रांजिशन पीरियड के। तो विलियम ब्लेक को अर्लीस्ट रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं, पोएट हैं ये। और हिज
सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है 1789 का। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है 1794 का। ये दो इनके बहुत ही मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने लिखा हुआ है, रोमांटिक एज में कंट्रीब्यूट किया है। आगे हम बात करते हैं जेन ऑस्टिन की बात करेंगे। जेन ऑस्टिन की अगर हम बात करते हैं तो शी वाज द नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। नॉवेलिस्ट हैं ये, जो उन्होंने लिखा है वर्क उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे। सक्सेसफुल वुमेन राइटर हैं ये, बिकॉज शी हैज रिटन द मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिलेटेड नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। जो इनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो एक फैमिली बैकग्राउंड हुआ करता था, फैमिली के जो अप और मिडिल क्लास स्पेशली फैमिली के अप्स एंड डाउन्स जो हुआ करते हैं, और स्पेशली फीमेल सेंटर्ड इनके नॉवेल्स हुआ करते थे। और फीमेल्स की जो फीमेल ओरिएंटेड घर होता है, हाउस होता है, फैमिली होती है, उसके क्या अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो किस तरीके से सोसाइटी के से अफेक्ट होती है। तो इन सब चीजों के बारे में जेन ऑस्टिन ने बात करा है। स्पेशली डोमेस्टिक नॉवेल्स है, वुमेन सेंटर्ड नॉवेल इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या है कि इन्होंने जो लिखा हुआ है नॉवेल्स, जो लिखा हुआ है सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी लिखा है 1811 का ये नॉवेल है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हम सभी ने पढ़ा हुआ है 1813 का। मैंसफील्ड पार्क, एमा, एमा इज वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल शी हैड रिटन। एंड नॉर्थएंजर एबे, ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट किया है जेन ऑस्टिन उस टाइम पे व्हेन पोइट्री वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट डोमिनेंट जॉनर ऑफ द टाइम, रोमांटिक एज, जहां पे पोएट्स का बोलबाला था। पोएट्स वाज all in all like Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats and all, but at that time her novels were also played a significant role in the time of the romantic age, जहाँ पे उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ्स, उनके स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस करा, उनके कल्चर को दिखाया, उनका डे टू डे स्टाइल, डे टू डे उनका जो लिविंग है उसके बारे में बात की है अपने नॉवेल्स में। आगे हम इम्पोर्टेंट जो ऑथर हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, विलियम हैजलिट के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने पोएट्स को देखा, फिर हमने नॉवेलिस्ट। विलियम हैजलिट की बात करते हैं तो एसेइस्ट हैं विलियम हैजलिट इसी टाइम ड्यूरेशन के। 1778 से 1830 का टाइम ड्यूरेशन था। ये इसेइस्ट, ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, पेंटर, सोशल कमेंटेटर एंड फिलोसोफर भी हैं। एंड हिज वर्क्स की बात करते हैं, उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। एंड इसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, ये है इनका वर्क। द राउंड टेबल इंपॉर्टेंट है ये। राउंड टेबल की अगर हम बात करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन लिटरेचर, मीन्स एंड मैनर्स। तो राउंड टेबल जो वर्क है इनका, जो ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है, ये इसमें कलेक्शन ऑफ एसेज किस पे, लिटरेचर, मेंस एंड उनके मैनर्स पे बेस्ड ऑन है। लेनहन के साथ में इसको लिखा हुआ है इन्होंने। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस 1817 का वर्क है। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश पोएट्स 1818 एंड अ व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज एंड टेबल टॉक। ये इंपॉर्टेंट, अगर राउंड टेबल और टेबल टॉक ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विलियम हैजलिट के। नेक्स्ट नंबर वी हैव द चार्ल्स लैम्ब, वी कैन नॉट फॉरगेट हिम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक एज। चार्ल्स लैम्ब की अगर हम बात करते हैं तो 1775 से लेकर के 1834 का टाइम ड्यूरेशन चार्ल्स लैम्ब का था। एलिया इनका पेन नेम था, एलिया नेम से ये जाने जाते थे। इनके बारे में बात करते हैं तो अपनी सिस्टर के साथ में इन्होंने वर्क्स लिखा है। was English essayist, poet and antiquarian, best known for his essays of Elia। essays of Elia के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। चिल्ड्रन बुक्स इन्होंने लिखी है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, को ऑथर्ड विद हिज सिस्टर, जो उनकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब के साथ में उन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एंड इसके साथ ही साथ एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज, द लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 का ये वर्क है। एंड स्पेशली फेमस फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया। तो ये चार्ल्स लैम्ब प्रिंस बोले जाते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट बोले जाते हैं चार्ल्स लैम्ब, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर रोमांटिक एज के राइटर्स उनके वर्क्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उनका पेन नेम भी पूछ सकते हैं, उनको किस किस नेम से जान के इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में भी बात हो सकती है। चलिए आगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड इन, ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स एंड दैट वाज हैपेंड इन द ईयर 1798। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नंबर 2,
रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक रिवाइवल, एज ऑफ पोइट्री, एज ऑफ रेवोल्यूशन, या है ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली डी इज द आंसर, क्योंकि देखिए ये पोइट्री का तो एज था ही, रोमांटिक रिवाइवल का एज था, इसके साथ ही साथ एज ऑफ रेवोल्यूशन का भी था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी जस्ट खत्म हुआ था और उसका जो इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था इस एरा के राइटर्स पोएट्स पे आप देखने को अच्छे तरीके से मिलता है। चाहे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं या शेले की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने वर्क्स में जो इम्पोर्टेंट आइडिया था, आइडियोलॉजी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन को, इसको अडॉप्ट किया और उसके से रिलेटेड वर्क को लिखा है। आगे नंबर 3 है सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश। देखिए फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं 1798 में हुआ है, तो सेकंड एडिशन का आपको बताना है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है लिरिकल बैलेट्स का। ऑप्शन ए इज द आंसर 1800। ओके, option A is the answer 1800. Next we have fourth edition of lyrical ballads was published in 1805, 1806, 1808 या 1810। तो option A करेक्ट होगा, क्योंकि 1805 में फोर्थ एडिशन हुआ है। 1803 की बात, अगर थर्ड एडिशन की बात करते हैं लिरिकल बैलेड की, तो थर्ड एडिशन जो था 1800 तो फर्स्ट 1798, second 1800, third 1802 and fourth edition was in 1805. Next we have the question, Wordsworth presented dash लाइफ इन हिज पोएम्स इन लिरिकल बैलेट्स। तो टाउन लाइफ को रिप्रेजेंट करा हुआ है, प्रेजेंट किया है अपने जो लिरिकल बैलेट्स था उसमें, इमेजिनरी या रिलीजियस एवरीडे। तो ऑप्शन डी होगा, एवरीडे लाइफ को उन्होंने रिप्रेजेंट करा है, प्रेजेंट किया है अपने लिरिकल बैलेट्स में। और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कॉन्सेप्ट था कि जो पोइट्री होनी चाहिए वो कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए, सो दैट कॉमन पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड नेचर, पोइट्री, लिरिक्स। Number 6, Coleridge presented dash in his poems in lyrical ballads, real, religion या supernatural या natural। तो ऑप्शन सी होगा, सुपरनेचुरल जो लाइफ थी उसको रिप्रेजेंट करा है लिरिकल बैलेट्स में लिखते वक्त, अपनी पोएम्स को इंक्लूड करते वक्त। नंबर 7, what did Walter Scott contribute to literature of the romantic age? love for the past, love for chivalry या है love for religion या love for nature। तो love for past, हिस्टोरिकल प्लेस लिखा है वॉल्टर स्कॉट ने रोमांटिक एज में, तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर को इस टाइम पे रोमांटिक एरा में, दैट वाज लव फॉर पास्ट। नंबर 8 वी हैव वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कॉलरिज आर कॉल्ड सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट, क्या है आपका बोथ बी एंड सी एंड बोथ ए एंड बी, या आपका है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बी करेक्ट होगा, सॉरी हाँ बी करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन पोएट्स बुलाए जाते हैं वर्ड्सवर्थ, सादे एंड कॉलरिज। उसके साथ ही साथ सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो शेली, कीट्स, बेरॉन, ये सेकंड जनरेशन के पोएट्स हैं, रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं। नंबर 9, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स वर इम्प्रेस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो है ऑप्शन बोथ ऑफ दीज। ओके, नंबर 9, 10, शेली, बेरॉन एंड कीट्स वर जनरेशन रोमांटिक पोएट। यहाँ पे आपको करना है तो वो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड जनरेशन पोएट। ठीक है, second generation poet. Number 11, romantic age of English literature started in 1803, 1819, 1796 या 1798। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 1798। रोमांटिक एज in English literature started in 1798। Number 12, romantic age is also known as, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर टी, all of these। Which European country was the first to be industrialized? आपको बताना है कौन सी यूरोपियन कंट्री थी जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई है। फ्रेंच, इंग्लैंड, जर्मनी, नेदरलैंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंग्लैंड। 14, which was the dominant literary genre in romantic age? Obviously we are talking about poetry, poets, Wordsworth, Sadi, Coleridge, Shelley, Keats, Byron, they all are poets। और इम्पोर्टेंट जॉनर जो था, डोमिनेंट जॉनर जो था, लिटरेरी जॉनर इस टाइम ड्यूरेशन का रोमांटिक एज का, तो दैट वाज पोएट्री। नंबर 15, रोमांटिक एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वीक पोएटिक फॉर्म, इंटेंस रिलीजियसनेस, इंटेंस टेरर या इंटेंस इमोशंस। तो ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा, इंटेंस इमोशन इज द आंसर। अगर रोमांटिक एज की बात करते हैं तो देखिए लिरिक पोएट्री, स्पॉन्टेनिटी, पर्सनल फीलिंग्स एंड इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स के बारे में इस तरीके के पोएट्री में बात की गई, इस एरा के पोएट्री में बात की गई है।
और इस एरा के लिटरेचर में बात की गई है, एंड दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस टाइम ड्यूरेशन के। नंबर 16, हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अगर इसके बारे में हम सोचते हैं कि क्या है ये आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किसने बोला है, तो आपको इसका आंसर जो है वो जो वर्ड्सवर्थ है या जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरेज या है नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली वी हैव द ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज द आंसर। और ये किस लाइन में ये या किस पोयम में ये इसके बाद में बात हुई है, जॉन कीट्स ने इस पोएट्री में बात की है, एंड पोयम में। नेक्स्ट वी हैव नंबर 17, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वाज रिटन बाय मैरी वोllstonecraft या मैरी एजवर्थ या जेन ऑस्टिन या आपका जॉर्ज इलियट है, तो ऑप्शन है मैरी वोllstonecraft। ये इस टाइम की नॉवेलिस्ट थी, एंड विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन was written by her. A Vindication of Rights of Women was published in the year, तो ये पब्लिश हुआ है 1792 में। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर 19, हु रोट द पोएम हाइपेरियन। हाइपेरियन पोएम किसने लिखी है, आपको इसका आंसर देना है। जॉन कीट्स, ड्राइडेन, मैथ्यू एर्नोल्ड कॉलरेज। तो देखिए इसके जो आंसर हैं वो है जॉन कीट्स। ऑप्शन ए इज द आंसर। 1820 में ये पब्लिश हुई है। नेक्स्ट नंबर 20, हाँ यहाँ पे अभी हमने हाइपेरियन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे 1820। नेक्स्ट वी हैव हु रोट सेंट द ईव ऑफ सेंट एगेंस। विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, कीट्स या ऑसबर्न। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। जॉन कीट्स की ये पोयम है और ये भी 1820 में पब्लिश हुई है। ठीक है, 1820 में पब्लिश हुई है। टू स्काईलार्क, मॉन्ट ब्लैंक क्या है आपका, मैरी क्वीन आर रिटन बाय। ऑब्वियसली टू अ स्काईलार्क क्वीन मैप से आप समझ जाओगे। ऑब्वियसली वी हैव द सी आंसर, पीबी शेले। नंबर 23, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एंड हेलास आर रिटन बाय। किसने लिखा है, लॉर्ड बिरॉन, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ या शेले। शेले इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव एडोनिस एंड मास्क ऑफ एनार्की या ओजामांडिस रिटन बाय, कंपोज्ड बाय। तो एडोनिस की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने लिखा है, पीबी शेले ने लिखा है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नंबर 25, क्वीन मैब एंड क्लाउड आर रिटन बाय। ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शन बी आंसर, पीबी शेले की ये सभी पोएम्स हैं। 26 वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी, 1811 का है, मैंसफील्ड पार्क है। ये किसके नॉवेल्स हैं, जेम्स जॉयसी, एंटोनी ट्रोलोप या आपका है जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टिन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जेन ऑस्टिन इज द आंसर। नंबर 27, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा आर द नॉवेल्स बाय। ऑप्शन बी इज द आंसर, जेन ऑस्टिन। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा जो नॉवेल्स हैं वो जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स हैं। इसके साथ ही साथ है विच रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक पोएट रोट द पोएम अबाउट इनोसेंस एंड ऑफ चाइल्डहुड। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बिरॉन या जॉन कीट्स। तो विलियम ब्लेक ने लिखा है चाइल्डहुड के ऊपर, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड के ऊपर जो पोएम लिखी हुई है ये विलियम ब्लेक ने लिखी है। ऑप्शन ए इज द आंसर। 29, नॉर्थएंजर एबे वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। किसका वर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे जल्दी से। नॉर्थएंजर एबे 1816 में पब्लिश हुआ है, 1818 या 1819 या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 1818। अगला क्वेश्चन है, जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स थीम्स रिवॉल्व अराउंड। जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं तो उसका थीम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब व्हाट इज द पर्टिकुलर सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल्स ऑफ द जेन ऑस्टिन। वेल्थ एंड रिचेस या लव एंड मैरिज, हेट एंड हिस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो लव एंड मैरिज, ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 31, When was Robert Southey appointed poet laureate? पोएट लॉरिएटशिप कब अपॉइंट हुए हैं रॉबर्ट साउदे? 1810, 1812, 1813, 1815। तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 1813। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डज द टर्म अबाउट पोएट्स एक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड सजेस्ट। ये जो टर्म है अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये किसने बोला है, लेकिन आपको बताना ये टर्म पोएट्स के बारे में क्या बात कर रहा है। पोएट्स help the world develop and grow. Poets are nothing in real life या poets are waste time या है poets are liar। तो ऑप्शन बी होगा, poets are nothing in the real life। जो poets हैं वो रियल लाइफ में वैसे नहीं होते हैं जो उन्होंने पोएट्री में लिखा होता है। तो
अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इनको दुनिया के बारे में, इनको रियल वर्ल्ड के बारे में तो इनको कुछ पता ही नहीं होता, जो पोएट्स होते हैं। ऐसा किसने बोला है? ऐसा शेले ने बोला है, पीबी शेले ने। 33 Ode to the West Wind by Shelley is understood as a poem about how about the monarchy can flourish, the can the revolution can be brought होना चाहिए यहाँ पे। Poets are can bring about political revolution, या है none of these। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को करेक्ट करेंगे, poets can bring about political revolution। इसमें है कि which romantic poet is regarded as atheist in his work, मतलब नास्तिकवाद अपने वर्क में कौन सा पोएट है इन चारों ऑप्शन में से जो ईश्वर को नहीं मानता है? जॉन कीट्स, पीबी शेले, एस.सी. कॉलरिज, वेरॉन। तो ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, पीबी शेले। 35 the key element of romantic poetry is, obviously we have the engagement with the natural world। engagement with the natural world मतलब नेचुरल वर्ड से सांसारिक जो ये है, नेचुरल जो ब्यूटी है, इससे आपका एंगेजमेंट, रूबरू होना, उसको बारे में बात कर रहा है। इन द एंशिएंट मारिनर, टू whom does the ancient mariner tells his story। एंशिएंट मारिनर में जो एंशिएंट होता है, मारिनर होता है, वो अपनी स्टोरी किसको बता रहा होता है? ऑप्शन ए एन ओल्ड फिशरमैन, ऑप्शन यहाँ पे बी को हम देखेंगे द वेडिंग गेस्ट, सी देखेंगे यंग यंग अननोन लेडी, या डी देखेंगे टू माई सेल्फ। तो किसको बताता है जो स्टोरी होती है अनसेट मारिनर में? वो बताता है अ वेडिंग गेस्ट, जो एक मेहमान होता है जो वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहा होता है, तो उसको ही ये एंशिएंट मारिनर में, एंशिएंट मारिनर जो होता है वो स्टोरी बता रहा होता है। 37 this writer romantic writer used Elia for his pseudonym। he was unusual among the romantics in his preferences for the city over country। तो ये क्या है? विलियम ब्लेक है, लैम्ब है, या वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है। ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज चार्ल्स लैंड, प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेइस्ट। Number 38 Keats dedicated his Endymion to the memory of। एंडमियन किसको किया है? वर्ड्सवर्थ को किया है, ब्लेक को किया है, लैनहंट को किया है, या थॉमस चैटरटन को किया है? तो कीट्स की जो एंडमियन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, थॉमस चैटरटन को ये डेडिकेट किया है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने इस क्लास में रोमांटिक एज से रिलेटेड डिस्कस करा। रोमांटिक एज के राइटर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में हमने बात करा आज की इस क्लास में। प्लीज डू लाइक दिस सेशन एंड शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको जो क्लासेस दिख रही होंगी, जिनके प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, आप उनको एक बार जरूर वॉच आउट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विक्टोरियन एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मॉडर्न एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में आप सभी एस्पिरेंट्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।